हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो वीएसी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है ना, ये सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो सब्जेक्ट है और ये डीयू के ओपन और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है, और आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा है यूनिट थर्ड है, लेसन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है ना, ताकि हम क्या कर सकें, यानी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम इनकम और प्रॉफिट के लिए यूज कर सकें फ्यूचर में। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है ना, या फिर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कई फॉर्म में होता है, इन सबको हम आगे जानेंगे। तो गोल क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? तो इन्वेस्टमेंट का जो गोल होता है वो ग्रो योर वेल्थ ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ क्या करना होता है, हमारे पास जो भी एसेट हैं, ठीक है ना, उससे हमें अपनी वेल्थ को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है ना, यानी जो भी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना जो है हमारी वेल्थ बढ़ जाए। तो मेन इन्वेस्टमेंट का यही मोटिव होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फायदा होगा? तो इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलता है। ठीक है ना, और रिटर्न किस रूप में हो सकता है? वो कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हो सकता है, ठीक है ना, डिविडेंड्स के रूप में हो सकता है, इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, या अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो रेंटल के रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे, वो दो तरह से हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा रियल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हम कौन से रिसोर्सेस लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि क्या हमारा फाइनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कौन सा हमारा रियल इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अंदर जो हमारी परचेसिंग या फाइनेंशियल एसेट होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट के तौर पे देख सकते हैं। जैसे हमारा स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे और बहुत से डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो रिटर्न मिलता है हमको, वो दो फॉर्म में मिलता है। एक मिलता है हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पर और एक मिलता है इनकम के तौर पर। तो अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो इससे क्या होता है कि जो भी हमने एसेट लगाया होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो समय के साथ क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और अगर हम इनकम के तौर पर देखें तो इनकम के तौर पर हमें क्या मिलता है, डिविडेंड्स के रूप में मिलता है, इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। ठीक है ना, और तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें दो तरह से क्या करता है, इनकम जनरेट करके देता है। ठीक है, अगला आता है हमारा जो होता है वो रियल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है ना, जो हमें अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये हमें क्या होता है, फिजिकली हमें दिखाई देता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लो हम रियल एस्टेट में कर रहे हैं, ठीक है ना, मशीनरी के अंदर कर रहे हैं, इक्विपमेंट के अंदर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इनको नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, ये हमें फिजिकली एसेट के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और इनका हम यूज जो प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज के रूप में भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कैसे मिलता है? अगर हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें हमें रिटर्न कैसे मिलता है? तो इसमें भी हमें रिटर्न जो होता है वो दो तरह से मिलता है। एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में मिलता है, जिसमें क्या होता है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होती रहती है। दूसरा, अगर हम बात करें इनकम के तौर पे, तो इनकम जो होती है, अगर मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है ना, अगर हम उसको रेंट पर देते हैं तो रेंटल इनकम मिल जाता है। ठीक है ना, लीज पेमेंट वगैरह, तो ये सारी जो चीजें होती हैं हमें, और इनसे जो होती है हमें इनकम जनरेट होती है। या ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है। तो वही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको क्या होता है, रिटर्न भी मिलता है। ठीक है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फायदा जो होता है वो नॉर्मली कई कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत किया जाता है। तो हम देखते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी इससे क्या होता है
कि हमारी जो वेल्थ होती है वो समय और समय पर क्या होती है, इस इन्वेस्टमेंट से बढ़ती रहती है। यानी अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम उनको लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी वेल्थ जो होगी वो समय समय पर क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना, हमारे कैपिटल हो गए या एसेट हो गए वो क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, और हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है फ्यूचर में। ठीक है, बात करते हैं दूसरी, इनकम जनरेशन। ठीक है ना, तो वेल्थ तो बढ़ती है, साथ साथ में इनकम भी। अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमें इनकम भी जनरेट होती है। ठीक है, जैसे डिविडेंड के रूप में, ठीक है ना, स्टॉक, इंटरेस्ट, बॉन्ड, रेंटल इनकम। तो ये सारे जो होते हैं, ये हमें जो जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो वैसे ही हमें क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता रहता है, यानी इनकम जनरेट होती रहती है हमारी। ठीक है, अगला देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी हमने पैसा लगाया है, ठीक है ना, तो उस पैसे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समय के साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। अगर हम कोई भी एसेट कर एक लो प्राइस में खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और जब हम उसको समय के साथ टाइम देकर अगर उसको बेचेंगे तो क्या होता है, वो हायर प्राइस पर बिकता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, अप्रिसिएट होती है, यानी हमारी बढ़ जाती है। प्रॉफिट क्या करता है कि हमें क्या देता है, ये जो कैपिटल जो भी हमारा एसेट होता है वो क्या देता है, हमें प्रॉफिट देता है। जो हमारी इनकम, जो हमने कम इनकम लगा के कोई चीज खरीदी होती है वो हमें क्या देता है, ज्यादा इनकम देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना, अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग एसेट का अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, हमें अलग अलग जो होता है वो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, और क्या होता है, वॉलेटिलिटी मिलती रहती है इसके अंदर। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है वो क्या करती है, जो भी अगर हम अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है, उसमें रिस्क भी नहीं होता है और हमें क्या मिलता है, उससे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ठीक है ना, तो और क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग फाइनेंशियल गोल इससे क्या इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हमने कुछ सोचा हुआ है, अगर उस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो आगे जाके हमें फायदा होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम रिटायरमेंट में प्लानिंग ले ली हमने कोई, ठीक है ना, तो उससे हमें फायदा होगा जब हम रिटायर हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई एजुकेशन अगर हमें अपने बच्चों के लिए देनी है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, गोल के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमें फायदा होगा। ठीक है ना, घर खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हम भविष्य में इन सब चीजों को ले सकते हैं। तो इसलिए एक गोल बनाकर हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द कैपिटल, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कैपिटल उसको भी क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी जगह लगा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है ना, लोअर रिस्क लेकर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या देखता है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें क्या देता है, फ्यूचर में एक हाई रिटर्न देता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपनी कैपिटल को बचा के इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हैं तो भविष्य में नॉर्मली क्या होता है, वो हमें क्या देता है, ज्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी चीज होती है हम क्या करते हैं, खुद फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है ना, और उससे हमें ये लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में इससे ज्यादा हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शेयर के रूप में कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं। ठीक है ना, अपना क्या करेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट बनाएंगे और कुछ बॉन्ड्स वगैरह ले लेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इसमें इन्वेस्टर जो होता है। ठीक है ना, तो इससे फायदा क्या होता है कि वो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी रिस्क होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या जो भी डिसीजन होते हैं वो क्या करता है, खुद ले सकता है इन्वेस्टर। ठीक है ना, यानी जब चाहे वो बाय करेगा, सेल करेगा, होल्ड करेगा अपने एसेट को, तो उसमें क्या होता है, वो खुद से कर सकता है। तो क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, जो होता है वो किसका होता है, एक इन्वेस्टर का होता है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपने हिसाब से जो भी इसको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट वहां कर सकता है। ठीक है ना, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकता है भाई कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना है, कितना करना है। तो ये सब चीज होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें आते हैं हमारे, इसमें हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि हम अ- अपने किसी के बिहाफ से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडर फंड हो गया, ठीक है ना, ईटीएफ या रिटायरमेंट अकाउंट्स हो गया। तो ये जो होता है हम किसी और के जरिए क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ वगैरह जो होते हैं ये होते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी मनी वगैरह होती है वो हम अपना किसी इन्वेस्टर को देते हैं या किसी फंड मैनेजर को देते हैं, और वो क्या करता है कि हमारी तरफ से क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम हमें कम लगता है, यानी हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, जिसको भी हम अपना इन्वेस्टमेंट
या फंड मैनेजर बनाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बिहाफ से हमारे लिए काम करता है, ठीक है। उसके बदले वो क्या करता है, कुछ चार्जेस वगैरह भी लेता है, लेकिन इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, वो होता है एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, और एक जो होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीकों में करना है, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीकों में करना है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि भाई कहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और कहां पर हमें रिस्क कम है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को दो तरह से देख सकते हैं, एक इक्विटी में देख सकते हैं और एक डेब्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कुछ स्टॉक्स वगैरह खरीदता है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि वो एक तरह से देखा जाए तो वो स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लेता है, जिससे वो डायरेक्ट क्या होता है, उसका मालिक बन जाता है एक तरह से देखा जाए। और जैसे जैसे उस स्टॉक की जो होती है वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता जाता है। दूसरा डिविडेंड इनकम। तो कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कंपनी क्या देंगी आपको, प्रॉफिट में क्या देती है, डिविडेंड्स देती हैं, उसका फायदा होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट मिलता है, उसका फायदा होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, एक फ्यूचर में क्या होता है, एक अच्छा जो विकल्प देता है हमें, और अच्छे मनी जो होते हैं वो मनी क्रिएट कर देता है। तो डिविडेंड इनकम भी मिल जाती है हमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, ठीक है ना। और हाइयर रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट में एक समस्या ये है कि इसमें रिस्क हाई होता है, ठीक है ना। ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो इसलिए रिस्क भी ज्यादा होती है। यानी कभी तो क्या होता है, जो आपके स्टॉक्स की वैल्यू जो होती है वो कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कभी क्या हो जाती है, वो फ्लैक्चुएट हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो समय के साथ जो एसेट में कमी और तेजी भी देखी जाती है, ठीक है ना। आगे क्या फायदा होता है, आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा होता है वो ओनरशिप राइट्स, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें क्या देता है, एक ओनरशिप भी देता है। यानी अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो देखा जाए एक तरह से जो भी वहां जो भी कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है, उन सब डिसीजन में हम भी क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, हमें भी वोटिंग राइट्स वगैरह मिलते हैं, और हम क्योंकि हम एक शेयर होल्डर, और कोई भी मीटिंग वगैरह होती है या कुछ भी उस कंपनी को करना होता है, तो वो भी क्या करती है, हमसे राय लेती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, यानी पहले हमने देखा जो हमारा इक्विटी था, दूसरा हमारा डेब्ट होता है, ठीक है ना। तो डेब्ट जो होता है उसमें क्या होता है, स्टडीड इनकम होती है, यानी जो ये इन्वेस्टमेंट होता है इसमें नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड वगैरह जो होते हैं वो खरीद के हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और उसके बदले हमें क्या मिलता है, एक रेगुलर इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो इनकम जो होती है, एक इनकम बन जाती है, जिसमें हमें क्या होता है, एक रेगुलर इनकम और इंटरेस्ट मिलता रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डेब्ट का मतलब होता है कि एक तरह से देखा जाए तो हम किसी गवर्नमेंट की किसी कंपनी को क्या करते हैं, समझ लो कोई बॉन्ड निकलता है, और उस बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, और गवर्नमेंट उस बॉन्ड के बदले हमें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो होता है स्टेबल होता है, और स्टेबल का मतलब क्या है, हमें इसमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है ना। इसमें हमें मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं फिक्स रिटर्न, ठीक है ना। क्योंकि ये बॉन्ड होते हैं यूजुअली, ठीक है ना, इनके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो जो भी इनकम होती है वो क्या होती है, वो रेगुलर हमें क्या होती रहती है, वो रिसीव होती रहती है लाइफ टाइम तक, जब तक वो बॉन्ड हमारे पास रहता है, ठीक है। और और क्या फायदा होता है इसका, एक फायदा ये होता है कि प्रिंसिपल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई कभी दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी जो एसेट होते हैं कम और ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बॉन्ड जो होते हैं वो टिपिकली ऑफर होते हैं और स्टेबल रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। उसमें जो रिटर्न, एक निश्चित रिटर्न है वो हमेशा मिलता रहता है, इसमें रिस्क नहीं होता, ठीक है ना। तो मेच्योरिटी में इससे और ज्यादा क्या होता है, हमें फायदा मिलता है। लोअर रिस्क, जो हमारा डेब्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसमें लेस रिस्की होता है, ठीक है ना। इसके अंदर रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कि एसेट जो होते हैं वो कंपनी के जो होते हैं वो सारे किसके पास होते हैं, एक इन्वेस्टर के पास होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो बैंक करप्ट वगैरह भी हो जाता है, तो भी क्या होता है कि जो क्रेडिट रिस्क वगैरह होता है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इंटरेस्ट वगैरह जो वो मिलता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कोई समस्याएं आती नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उस इन्वेस्टमेंट में जो भी हमारी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू होती है
वो एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये वो एसेट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है ना, कमोडिटी के रूप में, गोल्ड के रूप में, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इनको अगर इनके बदले हमें क्या मिलता है, इनके बदले हमें क्या मिलता है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह वो जो तय होते हैं, उन सब चीजों को हमको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें रिस्क थोड़ा अपने एसेट के आधार पर लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें कि डेरिवेटिव जो होते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो हम वही देखते हैं कि भाई जो भी अंडरलाइंग एसेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं दो तरह के डेरिवेटिव होते हैं, एक कमोडिटी डेरिवेटिव होता है और एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करें, इसके अंदर जो हमारे एसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास फिजिकली, ठीक है ना, फिजिकली जो हमारे पास होते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, ठीक है ना। अगर हम और कुछ एग्जांपल ले लें, वीट, राइस, जूट, पल्सेस, ठीक है ना, मेटल, गोल्ड वगैरह, ठीक है ना, सिल्वर, कॉप, तो ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये भी अंडरलाइन एसेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। बस ये जो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ये तो फिजिकली होते हैं, ये फिजिकली नहीं होते। इसमें हम इक्विटी, शेयर, बॉन्ड, ठीक है ना, तो स्टॉक इंडेक्स, तो ये सब चीजें होती हैं। और ये नॉर्मली कौन देखता है इनको, बीएससी, एनजी, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे बहुत सारे जो मैनेजिंग जो कंपनियां हैं वो क्या होती है, इन सबको देखती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड जो आता है वो हमारा क्या आता है, वो हमारा है एलिमेंट्री डेरिवेटिव और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री डेरिवेटिव क्या होता है, तो दोस डेरिवेटिव विच आर सिंपल एंड इजिली अंडरस्टेबल, यानी जो हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्यूचर और ऑप्शन हो गए दो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं, समझना थोड़ा इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अंदर एजोटिक ऑप्शन हो गया, सिंथेटिक, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इनको हम आगे डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेड और डेरिवेटिव और काउंटर, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव की, ठीक है। तो एक्सचेंज जो ट्रेड होता है, डेरिवेटिव होते हैं, वो जो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि रेगुलेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना। इसमें हमारा स्टॉक हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी क्या होती है, मार्केट में ट्रेडिंग की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। वहीं हम ओटीसी डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो ये प्राइवेट कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। और दो पार्टियों का क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और उनके आधार पर ही क्या किया जाता है, इसके स्टैंडर्ड को तय किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो दो पार्टियों की जरूरत होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, आपस में जो भी लेन देन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी चीजें होती है, फॉरेन एक्सचेंज होती है, तो इसमें जो अगर हम बात कर सकते हैं, तो इसका कोई जो होता है स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज जो होता है वो डेरिवेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि जो डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं उनके अंदर जो होता है वो पार्टिसिपेट कौन करते हैं। तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो क्या करती हैं, इनमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। और वो देखती क्या है, लिक्विडिटी एंड स्मूथ मार्केट। तो मार्केट के हिसाब में देखते हैं कि भाई मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है और कितनी स्मूथनेस से चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं वो लोग, रिस्क लेते हैं या फिर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो प्राइस के हिसाब से क्या करते हैं वो लोग, रिस्क लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो नॉर्मली तीन प्रकार के जो होते हैं वो ट्रेडर होते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। एक होते हैं हेजर्स, एक होते हैं स्पेक्युलेटर, और एक होते हैं आर्बिट्रेजर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हेजर्स की। तो हेजर्स कौन होते हैं, तो हेजर्स जो होते हैं वो मार्केट में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मार्केट में रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनका मेन मकसद ये होता है कि भाई कितना हम क्या करें, रिस्क को कम करें। तो इसलिए वो ट्रेड करने से पहले क्या करते हैं कि वो जो भी प्राइस होता है, जो प्राइस मूवमेंट को क्या करते हैं वो कम करना चाहते हैं। यानी कोई भी अगर ट्रेड करने से पहले उस प्राइस को पहले से क्या कर लेते हैं, वो तय कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि भाई भविष्य में हो सकता है कि इसका प्राइस जो हो वो बढ़ जाए। और अगर वो पहले से ही इसको तय कर लेंगे तो फिर उनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसमें कौन होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं। ये सब लोग हैं वो पहले से ही मार्केट में जो फ्लैक्चुएटी होती है उसको कम करने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले ही जो प्राइस होते हैं वो तय कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड ट्रेडर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटर्स कहते हैं। और ये जो होते हैं ये मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं वो काफी रिस्क लेते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, हाई रिस्क भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी
ट्रेड करना होता है, उस ट्रेड को क्या करते हैं कि देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू, और प्रिडिक्शन करते हैं भाई फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये प्रिडिक्शन करके क्या करते हैं, उस एसेट को खरीदते हैं, ठीक है ना, उसको उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इनको दोनों चीज का, या तो इनको फ्यूचर में मार्केट से फायदा भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये रिस्क लेते हैं। अगले आते हैं हमारे आर्बिट्रेजर्स। तो आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये बहुत समझदार ट्रेडर होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज की, जो भी चीज मार्केट में होती है उसको क्या करते हैं, बहुत कम दाम में खरीदते हैं, ठीक है ना। और इनका ये मकसद होता है कि भाई फ्यूचर में क्या हो, इसका प्राइस ज्यादा मिले, ठीक है ना। तो जब ये क्या करते हैं, शुरुआत में कम प्राइस में किसी सामान को खरीद लेते हैं और फ्यूचर में क्या करते हैं, इसको ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो ये काफी समझदार ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव के। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव के जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये अलग अलग पर्पस पे अलग अलग तरह से क्या होता है, इसका टाइप देखने को मिलता है कि भाई किस तरह का रिस्क है, ठीक है ना, और किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो उसके हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम इसको तीन तरह से कर सकते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आता है वो हमारा आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। तो पहले को ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई कोई भी जो चीज हमें बाय और सेल करनी जिस एसेट को, तो उसकी एक फ्यूचर वैल्यू लगा ली जाती है कि भाई फ्यूचर में क्या करेंगे, हम इस प्राइस में इस चीज को क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पहले से तय हो जाती है। तो उस टाइम में जो भी फ्यूचर वैल्यू तय करी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेल और परचेज होती है वो कर ली जाती है, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट बनाया जाता है, और इस स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट में ये बात रखी जाती है कि भाई कि कोई भी जो सामान है, ठीक है ना, दो पार्टीज के अंदर कोई भी जो एक वैल्यू तय करी जाती है कि भाई इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फ्यूचर को फ्यूचर में इसको हम इस एसेट को क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है ना। और जो उस टाइम वैल्यू चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही खरीदेंगे। तो पहले से इसमें क्या कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है कि भाई सामान जो है वो कितना खरीदा जाएगा, ठीक है ना, और जो खरीदा जाएगा वो किस में खरीदा जाएगा, मार्केट वैल्यू पर खरीदा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टी को रिस्क जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो होता है कि एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसमें बायर और सेलर जो होते हैं वो पहले से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भाई क्या सामान खरीदना है, कितना खरीदना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तय कर दिया जाता है और एक टाइम पीरियड रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो सेलर होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, बायर जो होता है वो सेलर से खरीद लेता है, और उसके बाद भविष्य में अगर उसे लगता है कि भाई हमें क्या करना है कि इसको वापस से बेचना है, तो क्या कर सकता है, वापस दे भी सकता है। तो इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रकार का जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं, एक मल्टी पल टाइप इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या बनाते हैं, पोर्टफोलियो और सिक्योरिटीज बनाते हैं, जिसमें जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है वो क्या कर सकता है कि इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड और मनी के रूप में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो ये क्रिएट करते हैं, वो बिहाफ ऑफ जो इन्वेस्टर होता है उनके के लिए करते हैं। यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपकी फोलियो बनाएगा और अपने हिसाब से क्या करेगा, जो भी आपके एसेट है उनको इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट के तहत जो भी ये इन्वेस्टर होते हैं वो एक सेबी यानी म्यूचुअल फंड एक रेगुलेशन एक्ट 1996 में आया, तो उसके अंडर ही इनको क्या करना पड़ता है, उनकी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से क्या करना होता है, काम करना होता है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं एक तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलते हैं, ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि भाई कि हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और उसको अपने एसेट देते हैं ताकि वो हमारे एसेट को क्या कर सके और ज्यादा इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। एडवांटेज क्या होता है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड का जो एडवांटेज होता है, एक तो ये फायदा होता है, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो मल्टीपल इन्वेस्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और अलग अलग जगह में ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। अलग क्लास सेक्टर, ठीक है ना, अलग रीजन में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेपरेट रिस्क होता है, यानी कि अगर हम एक जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए जो होता है, जो इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है और रिस्क थोड़ा जो होता है वो कम होता है।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने मार्केट में जो भी चीज होती है रिसर्च करी होती है, एनालाइज किया होता है, सारी मार्केट को अच्छे से देखा होता है, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, ये फंड को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। अगला अगर देखते हैं तो अफोर्डेबल होता है ये, ठीक है ना, अफोर्डेबिलिटी होती है इसमें। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लोअर इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करे जा सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी छोटे अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेड कैपिटल भी क्या होती है, इसमें लगाई जा सकती है, ठीक है ना। चौथा, लिक्विडिटी होती है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, जब मर्जी इसको क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बिजनेस डेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो हमारी जो भी एसेट वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हमारा फंड बनता है वो हमें क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, एक्सिट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं कन्वेंस एंड एक्सेबिलिटी, ठीक है ना। तो क्या होता है, कन्वीनियंस होते हैं ये, ठीक है ना। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि हम इसको आराम से क्या करते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और मॉनिटर करना आसान होता है, जब हम चाहे अपने फंड को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें इजी तरीके से हो जाती हैं। कॉस्ट इफिशियंसी होती है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड जो होते हैं अलग तरह से बेनिफिट देते हैं, ठीक है ना, यानी इकोनॉमिकल होते हैं ये, ठीक है ना। तो अच्छे से इनको हमें समझना आसान होता है, ऑपरेट करना आसान होता है, ठीक है ना। और हमारे कॉस्ट में भी होते हैं कि हम भाई जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे पोर्टफोलियो उस हिसाब से बना देते हैं जिस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो काफी ईजी होता है इसको समझना। टैक्स इफिशियंसी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिलता है हमें, टैक्स में भी काफी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो टैक्स एडवांटेज मिलता है इसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सेक्शन 80C के तहत हमें काफी टैक्स बेनिफिट भी जो होते हैं इसमें मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इसको हम जैसे चाहें इस फंड को वैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विटी फंड में, डेब्ट फंड में, हाइब्रिड फंड में, ठीक है ना, इंडेक्स फंड में, सेक्टर स्पेसिफिक फंड में, तो जिसमें चाहे हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिस्क टॉलरेंस होता है, यानी रिस्क जो होता है वो कम होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं काफी आसान होते हैं। लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज होती है, ठीक है ना, थोड़ा इसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मोड में इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यानी हमें इसमें पता नहीं होता कि भाई हम कि इन्वेस्टर जो है हमारे तरफ से जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना सही है, ठीक है ना, कितनी सिक्योरिटी है, ठीक है ना, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब जो होता है कोई और लेता है फैसले, तो ठीक है ना। तो ये हमें इसके बारे में कोई चॉइस नहीं होती है, जहां लगाया जाता है हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, रिलाइंग ऑन म्यूचुअल फंड मैनेजर प्रेफरेंस, यानी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो कौन देखता है, पूरा पूरा हमारे फंड मैनेजर देखते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अर्निंग वगैरह होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारे फंड मैनेजर के थ्रू होती है। तो उनका वो जिस तरह से बनाते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसके हिसाब से वो तय करते हैं, और उसकी तरफ से क्या होते हैं वो मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी अर्निंग भी जो होती है उसी के हिसाब से होती है। हम इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इसको मैनेज नहीं कर सकते। हाई मैनेजमेंट फीस एंड एक्सपेंसेस, हाँ, तो इनको जो होता है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट फीस होती है वो इनकी काफी ज्यादा होती है, यानी जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं तो इनकी जो फीस होती है, मैनेजमेंट फीस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। लॉक इन पीरियड, कई सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो लॉक इन पीरियड में आते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक टाइम पीरियड तक हमें क्या करना पड़ता है, उस स्कीम में बने रहना पड़ता है, ठीक है ना, हम उससे आउट नहीं हो सकते, ठीक है ना। और रेगुलर हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा प्लान ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बने रहना पड़ता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें, यानी म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी स्कीमें हैं, तो स्कीमें जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की स्कीम देती हैं, और नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव और एसेट ऑफ लोकेशन और जो स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, हम अपना जो म्यूचुअल फंड होता है वो तय करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड कितने होते हैं, तो अगर हम इक्विटी फंड की बात करते हैं तो एक हमारा होता है लार्ज कैप फंड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, स्टेबल कंपनियां होती हैं, उनको देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है ना, स्टेबल स्टेबल रिटर्न मिलता है हमको। और लोअर जो होती है वॉलिटिलिटी होती है, यानी मार्केट जो होता है, मार्केट की वॉलिटिलिटी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे मिड कैप फंड, ठीक है ना। तो मिड कैप जो स्टॉक होते हैं
वो पोटेंशियल हायर ग्रोथ बट हाई रिस्क में होते हैं, यानी इसमें ग्रोथ होने का तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हमारे जो स्मॉल फंड होते हैं उसमें भी होता है। तो ये जो होते हैं काफी स्मॉल स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो तो पोटेंशियल जो होता है वो हाई पोटेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और रिस्क इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। मल्टी कैप फंड, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं एक साथ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होती है मल्टी कैप स्टॉक में, यानी बहुत सारे स्टॉकों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्विटी मार्केट के अंदर फिर आते हैं सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड जो होते हैं वो स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्रीज के हिसाब से, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, यानी आप जहां लगाना चाहें एक स्पेसिफिक जो भी आपको सेक्टर पसंद है आप वहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा डेब्ट फंड, ठीक है ना। तो इक्विटी के बाद जो आते हैं हमारे डेब्ट फंड होते हैं। तो डेब्ट फंड जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है ना, उसमें रिस्क भी कम होता है। तो लिक्विड फंड होते हैं ये एक तरह से शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसकी मेच्योरिटी जो होती है लगभग 91 डेज की होती है, तो हाई लिक्विडिटी होती है इसके अंदर, और रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम, ठीक है ना, रिस्क बहुत कम होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म फंड होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है। तो ये भी जो होते हैं कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, हमें रिटर्न जो होता है वो हाई मिलता है, ठीक है ना। इनकम फंड होते हैं, यानी कुछ हम ऐसे फंड बनाते हैं डेब्ट फंड जो हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो हमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, वो इनकम भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम फंड्स कहते हैं। फिर आता है हमारा क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं। तो ये जो होते हैं ये लो रेटेड लोअर क्वालिटी डेब्ट सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो होता है हायर क्रेडिट रिस्क होता है। फिर आते हैं हमारे गिल्ड फंड। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिल्ड होते हैं, ठीक है ना, जिसे गवर्नमेंट इशूज करती है, ठीक है ना। और ये जो होते हैं सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छे होते हैं, इसके अंदर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से तय किए जाते हैं। हाइब्रिड फंड देखते हैं। हाइब्रिड जो फंड होते हैं हमारे वो बैलेंस, उसमें आता है सबसे पहले बैलेंस फंड। तो ये जो होता है एक मिक्स होता है, इक्विटी डेब्ट सिक्योरिटी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। इनमें इनकम जनरेशन जो होती है वो उसमें मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है ना, कम और ज्यादा हो सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, तो ये लोकेशन जो होता है इनकी जो होती है वो बैलेंस फंड की तरह होती है, ठीक है ना। इसमें ग्रोथ जो होती है वो हायर होती है, पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो रिस्क भी जो होता है उसमें थोड़ा क्या होता है, वो ज्यादा होता है। डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड, तो ये जो एसेट लोकेशन होते हैं वो इक्विटी और डेब्ट दोनों के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। तो इसका मेन मकसद जो होता है कैपिटलाइज करना होता है, ठीक है ना। और ये मार्केट के हिसाब से क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, जैसे मार्केट का ट्रेंड बदलता है वैसे ये भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा टैक्स सेविंग फंड। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होती है इसे ईएलएसएस भी कहते हैं। तो ये नॉर्मली इसका जो मेन मकसद होता है, इन फंड में हमारा जो टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80 के तहत, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो नॉर्मली वो फंड होते हैं जो बहुत सारी जो कंपनियां एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां जो एक साथ मिलकर काम करती हैं, ऐसे ही सेंसेक्स होता है। तो ये जो होते हैं एक तरह से इंडेक्स फंड होते हैं जो बहुत सारी कंपनियां मिलकर चलाती हैं, और उसमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंडेक्स फंड कहा जाता है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल फंड होते हैं कुछ। इंटरनेशनल फंड मतलब जो होता है जो ग्लोबली इनको देखा जाता है, तो ग्लोबल फंड्स होते हैं ये। तो ये भी इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी दोनों में करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो आउटसाइड कंपनियां जो होती हैं इनको देखती हैं, ठीक है। गोल्ड फंड्स होते हैं, तो कुछ फंड जो होते हैं वो गोल्ड के हिसाब से तय किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें सिक्योरिटी और एक्सपोजर होता है, ठीक है ना। तो प्राइस जो मूवमेंट होता है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो गोल्ड के हिसाब से आपका जो भी होगा वो बदलता रहता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। तो आजकल जो है म्यूचुअल फंड में कौन कौन से नए डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड हमें देखने को मिलता है। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड का मतलब होता है ईटीएफ। ये जो होते हैं इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, किसी भी जो ट्रेडर्स होते हैं कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है ना। और एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, स्पेसिफिक इंडेक्स सेक्टर हो सकता है, कमोडिटी और एसेट कुछ भी होता है, उनके हिसाब से क्या होता है इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ईटीएफ का जो फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, तो ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें सिक्योरिटी मिल जाती है ट्रेड के लिए, ठीक है ना। और एक सिंगल स्टॉक में हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके एडवांटेज अगर देखें तो क्या क्या है, तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमें एक फिक्स एनएवी जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है, ईडीएफ के तहत, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडेज को परचेज कर सकते हैं, यानी सेम डेज को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में हमें क्या करना पड़ता है कि एक सिस्टम के तहत हमें चलना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम डे क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और सेम सेम क्या कर सकते हो, सेम डे क्या कर सकते हो, आप इसको दोबारा सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। तो ये इसमें एक फायदा होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल जो एनएवी होता है वो स्कीम के तहत आपको जो होता है सेम टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है कि ये लो कॉस्ट होता है, ठीक है ना। और एक्सचेंज कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लोअर होता है इसका, ठीक है ना। तो इसकी पहुंच भी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है।
ईटीएफ जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी फायदा होता है, ठीक है ना, और जो चाहे भाई इनफ्लो आउटफ्लो या शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है, तो इसका यही फायदा है कि हम इसको जब चाहे बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे फंड के रूप में उभर कर आया है जो ईटीएफ है। फंड ऑफ फंड, ठीक है, ये फंड ऑफ फंड जो होता है वो एक तरह की स्कीम है जिसमें एक म्यूचुअल फंड जो होता है सेम फंड अलग फंड में क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों में कर सकता है, इक्विटी और डेब्ट दोनों होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन होता है इसमें, अलग अलग तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हायर और जो पे होते हैं इसमें हायर होते हैं, तो एक्सपेंस और फीस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, थोड़े हायर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं। तो सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिसे हम एसआईपी कहते हैं। तो एसआईपी आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम एक फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका अपने जो एसेट है उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेनिफिट क्या है, एसआईपी के बेनिफिट क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा जो पैसा है, जो पैसा हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनएवी जो होती है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं भाई कब हमारी एनएवी हाईयर है कब लोअर है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एसआईपी जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो रिस्क होता है वो क्या होता है, वो काफी कम होता है, ठीक है। तो और क्या होता है इसके अंदर, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पावर कंपाउंडिंग होती है इसकी, ठीक है ना। यानी हम अगर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इसके जो एसेट होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई अगर हम कोई भी एसेट लगा रहे हैं तो उसको क्या करना, वो क्या होता है, वो समय के साथ साथ क्या करता है, वो बढ़ता जाता है। तो सेम ऐसे एसआईपी जो होती है वो भी क्या होती है, समय के साथ साथ क्या करती है, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टिंग है वो क्या करती है, हमें और ज्यादा मनी को क्या करती है, हमारे वो ग्रो करती है, ठीक है ना। डिसिप्लिन सेविंग होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक डिसिप्लिन होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलर सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। हर महीने इसमें जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एसआईपी को जो हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी क्या कर सकते हैं, जब हमें जरूरत है तो हम उसको कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें से बाहर निकलना था, हम तो आराम से क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म गेम होता है, अगर हमें लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखना है और उसकी पावर को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एसआईपी करवा सकते हैं, जो क्या करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें ज्यादा फायदा देता है, ठीक है। कन्वीनियंस होता है, यानी हैजल फ्री मोड होता है इन्वेस्टमेंट, हमें इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, हम बैंक के थ्रू, ठीक है ना, या आजकल ऐप आ गई है, ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। आ गया था हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉ फंड, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक विड्रॉ फंड क्या होता है, ये एक ऐसा फंड होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट को क्या देता है, परमिट देता है कि भाई इसमें जब मर्जी क्या करे, वो इन्वेस्टमेंट करे और विड्रॉ कर ले, ठीक है ना। चाहे वो मंथली बेसिस से करे या क्वार्टरली बेसिस से करे, तो उसकी मर्जी है, जब मर्जी क्या कर सकता है, वो अपने फंड को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या गोल है, ठीक है ना। और क्या मिलता है इसमें फायदा, इसमें हमें टैक्स एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है, और टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है इसके अंदर, टैक्स डिडक्शन भी नहीं होता है, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टैक्स एप्लीकेबल भी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो नो एंट्री और एग्जिट लोड होता है। तो इसलिए ये जो है आजकल जो सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान है, तो इससे हमें क्या होता है, काफी फायदा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई कमेंट करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू।